हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पहले चैप्टर यानी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो कि लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा, उसी के आगे नंबर 2 पार्ट यानी सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। पहले पार्ट में 4 पैराग्राफ्स बताए थे मैंने, और इनके जो राइटर हैं खुशवंत सिंह उनके बारे में बताया था आपको। ये कहानी ये लेख है राइटर ने अपनी दादी माँ को समर्पित किया हुआ है। उनकी दादी माँ जिनके साथ वो लगभग 20 साल तक रहे, उनके माता पिता उनको छोड़कर चले गए थे शहर में सेटल होने के लिए, काम करने के लिए। तो ये दादी माँ के साथ ही रहते थे। इनकी दादी माँ इनको पहुँचाती थी, इनको सुबह उठाती थी, तैयार करती थी, नहलाती थी। इसके बाद भजन सुनाया करती थी ताकि याद करें, लेकिन राइटर थे जो नहीं याद करते थे, इनको नहीं अच्छा लगता था। फिर इनको स्कूल छोड़ने जाती थी। इस तरह से दिनचर्या उनकी चलती थी। अब आगे देखिए। व्हेन माई पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबल सेटल इन द सिटी, यानी राइटर कह रहे हैं जब मेरे माता पिता बिल्कुल कंफर्टेबली माने आराम से, यानी उनको जॉब मिल गया, नौकरी करने लगे, बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए शहर में और रहने लगे, तो दे सेंड फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया। किसको बुला लिया? राइटर को बुला लिया और दादी माँ को। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। टर्निंग पॉइंट माने होता है एक मोड़, निर्णायक मोड़ जिसे कहते हैं। एक मोड़ आ गया हमारी दोस्ती में, फ्रेंडशिप में। यानी राइटर कह रहे हैं हमारी और दादी माँ की जो दोस्ती थी उसमें एक मोड़ आ गया, थोड़ा सा चेंजमेंट होने लगा। क्योंकि गांव का जीवन अलग होता है, शहर का जीवन अलग होता है। इसी तरह से आगे लिखा इन्होंने, आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि वी शेयर्ड मतलब हम लोगों का एक ही कमरा था, एक ही कमरे में रहते थे हम लोग। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। यानी शहर में, गांव में तो जाती थी क्योंकि उसको मंदिर में पूजा भी करनी होती थी, तो साथ साथ, क्योंकि स्कूल और मंदिर एक साथ ही था, तो वो स्कूल जाती थी साथ में। लेकिन अब नहीं जाती क्योंकि अब स्कूल उसका दूसरा हो गया। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं स्कूल जाया करता था अब किससे? बस से, और पढ़ने लगा इंग्लिश स्कूल में। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब गांव की तरह वहाँ पर गलियों में कुत्ते नहीं होते थे। तो क्या करने लगी दादी माँ? सी टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटीज हाउस, तो वो हमारे जो शहर के घर था उसी के आंगन में ही स्पैरो को फीडिंग कराने लगी। यानी स्पैरो होती है, चिड़िया होती हैं, उनको दाना चुगाने लगी, उन्हीं को मतलब खिलाने लगी, यानी उन्हीं को दाना वाना देने लगी, तो उन्हीं को खिलाना शुरू कर दिया। तो ये 5वां पैराग्राफ था। 6ठे में आइए। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे समय बीतता गया, साल बीतते गए, तो अब हम लोगों का जो मिलना जुलना होता था बहुत कम हो गया। सा लेस ईच अदर, क्योंकि जैसे ही जब तक बचपन था तो बहुत सारा काम दादी माँ करती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, पढ़ाई में अंतर आ गया, स्कूल में अंतर आ गया, थोड़ा सा मेच्योरिटी आ जाती है बच्चों में, तो फिर वो थोड़ा सा दादी वादी से थोड़ा सा मिलनसार कम होता है। तो वही कह रहा है राइटर कि एज द ईयर्स, जैसे समय बीतता गया, अब हमारा दोनों का मिलना कम होने लगा। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय, कभी कभी, समटाइम्स मतलब कुछ समय तक तो वो बराबर मुझे तैयार करती थी, जगाती थी, तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था तो सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, तो जब मैं स्कूल से आता था तो वो पूछा करती थी कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया। टीचर हैड टॉट मी, टीचर ने हमें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर, मैं उसको बताता था इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल टीचिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, यानी उसने बताया, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर,
तो उसने बताया कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, अंग्रेजी के शब्द अक्षर बताते थे और कुछ ज्ञान देते थे, वेस्टर्न साइंस यानी पश्चिमी विज्ञान का ज्ञान देते थे। एंड लर्निंग और याद कराते थे द लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल द वर्ल्ड राउंड और आर्किमिडीज का सिद्धांत बताते थे, और संसार के बारे में जो हमारे चारों तरफ है उसके बारे में अध्यापक लोग टीचर को राइटर को बताते थे। तो दिस मेड हर अनहैप्पी, ये चीज़ें दादी माँ को खुश नहीं करती थी, यानी नाराज़ कर देती थी, उससे नाराज़ हो जाती थी वो। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो मुझे मेरी सहायता भी नहीं करती थी मेरे पाठ में या गृह कार्य में या होमवर्क में, यानी वो कोई सहायता नहीं करती थी। शी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती थी इन द थिंग्स, उन चीज़ों पर दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, उन चीज़ों पर जो हमें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाती है, उन चीज़ों पर वो विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और दुखी रहती थी। देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, यानी दुखी रहती थी कि बताओ वहाँ पर टीचिंग नहीं होती, मतलब भगवान के बारे में कोई चीज़ नहीं बताई जाती है, और ना ही धार्मिक पुस्तकों के बारे में, धार्मिकता के बारे में नहीं बताया जाता है। वन डे आई अनाउंस, एक दिन मैंने घोषणा की, एक दिन मैंने बताया दैट वी वेयर बीइंग म्यूजिक लेसन्स, अब हम संगीत सीखने जा रहे हैं। एक दिन मैंने बताया कि मैं संगीत सीखने जा रहा हूँ। सी वॉज वेरी अपसेट, अब डिस्टर्ब, वो बहुत परेशान हो गई, क्योंकि टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, यानी उसके लिए जो संगीत था एक क्या था, एक अशोभनीय चीज़ थी, यानी अशोभनीय कार्य था, यानी वो संगीत को अच्छा नहीं समझती थी। वो संगीत किसके लिए कहती थी? इट वॉज द मोनोपोली में अधिकार ऑफ हेरोइड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक, यानी उसका मानना था, दादी का मानना था कि जो संगीत है वो वेश्याओं का, यानी हेरोड्स माने होता है वेश्या, एंड बेगर्स भिखारियों, यानी ये संगीत उन्हीं का काम है और हम लोगों से उससे कोई मतलब नहीं है, यानी ये जो संगीत है वेश्याओं और भिखारियों का काम है, हम लोगों का कोई इससे मतलब नहीं है। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंट बीट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप्पी ही इस बात को सिद्ध करती है कि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं, उन्होंने असहमत जता दी। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वो रेयरली माने कभी कभार मुझसे बात करती थी, रेयरली माने कभी कभार, मतलब परमानेंट बात नहीं करती है, कभी कभार बात करती थी। इसके बाद अगला पैराग्राफ, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, इसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गया यानी आगे की पढ़ाई के लिए, बड़ी क्लास के लिए, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे एक कमरा दिया गया अलग से। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप, और जो हमारी दादी माँ की जो दोस्ती थी उसकी जो कड़ी थी वो क्या हो गई थी, स्नैप हो गई थी, टूट गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन विद रेजिग्नेशन, यानी अब हमारी दादी माँ ने भी अज्ञातवास, या कहा जाए अज्ञातवास नहीं, एकांतवास, यानी एकांतवास उन्होंने धारण कर लिया, मौन चुप्पी धारण कर ली, क्योंकि अब जो राइटर था वो यूनिवर्सिटी में वो अलग रहने लगा, तो अब बिल्कुल वो किसी से बात नहीं करती थी। सी रेयरली लेफ्ट हर स्प्रिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, तो कह रहा है, राइटर कह रहा है कि वो कभी कभार छोड़ती थी, हर स्प्रिंग माने चरखा, हर स्प्रिंग व्हील माने चरखा, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए वो कभी कभार ही चरखा छोड़ती थी, नहीं हमेशा वो चरखा चलाया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, कब से लगाकर, सुबह से लेकर शाम तक। सी सैड बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसिटिंग प्रेयर्स, वो चरखे के पास ही बैठी रहती थी सुबह शाम तक और भजन गाती रहती थी, प्रेयर माने प्रार्थना या भजन गाती रहती थी, रेसिटिंग माने गाते रहते थे। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर के ही समय केवल, सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती थी, किसके लिए, टू फीड, खिलाने के लिए, द स्पैरो, चिड़ियों को दाना चुगाने के लिए वो थोड़ा फ्री होते थे, रिलैक्स होते थे, थोड़ा रेस्ट लेते थे।
जब while she sat in the veranda breaking the bread into little birds, यानी जब वो बैठा करती थी बरामदे में तो ब्रेकिंग द ब्रेड्स यानी रोटी के टुकड़े कर करके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल देती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स यानी सैकड़ों चिड़िया छोटी छोटी चिड़िया कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल वेटलॉन्ग ऑफ चिरपिंग, यानी उनके आसपास सैकड़ों चिड़िया इकट्ठा हो जाती थी और इतना चें चें करती थी, मतलब चिरपिंग यानी चहचहाना, इतना चहचहाती थी कि वो बिल्कुल डिस्टर्ब कर देती थी, जैसे कोई पागल हो जाए, इतना ज़्यादा चहचहाती थी। सम केम कुछ आती थी एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, उनकी पैर पर बैठ जाती थी, पर्च्ड ऑन बैठ जाना। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनकी कंधे पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनकी सिर पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, मुस्कुराती थी, बट नेवर सूड देम, सू करके यानी कहते हैं सी करके भगा देना, यानी उनको भगाती नहीं थी, इसका मतलब सूड माने भगाना होता है, यानी उनको भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट ऑफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए खुश मतलब प्रसन्नता प्रदान करने वाला समय था, यानी ये हैप्पीएस्ट यानी वो दिन का उनको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता प्रदान करने वाला समय था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, जब मैंने निश्चय किया कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँगा, फर्दर स्टडी आगे की पढ़ाई के लिए, जब मैंने सोचा कि बाहर जाना, विदेश जाने के लिए, अब्रॉड विदेश, आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मैं निश्चित था, मुझे पता था कि दादी माँ बहुत परेशान होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 साल के लिए अलग होना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और इनकी उम्र के बारे में कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता था, कितनी बूढ़ी है, हो सकता है 5 साल में उनकी डेथ हो जाए, ऐसा राइटर सोच रहा था। बट माई ग्रैंड मदर कुड लेकिन मेरी दादी माँ ऐसा नहीं सोचती थी, उनको लगता था कि अभी वो जीवित रहेंगी जब तक वो वापस नहीं आएगा। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, इसीलिए वो सेंटिमेंटल भावुक नहीं थी, इतना ज़्यादा भावुक नहीं थी। सी केम टू लीव मी, यानी यहाँ पे राइटर कह रहा है कि उनकी एज के बारे में मुझे विश्वास नहीं था, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को विश्वास था कि वो अभी वो जीवित रहेंगी जब तक वो पढ़ करके नहीं आ जाएगा। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो ना ही भावुक हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उसने बात नहीं की, ना ही उसने इमोशन दिखाए, भावुकता दिखाई उसने। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके ओंठ हिलते रहे प्रार्थना में। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका मन प्रार्थना में ही खोया रहा। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियां थी माला फेरने में लगी रही। साइलेंटली चुपचाप उन्होंने किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरा माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने उसे छोड़ा, आई चेरिस्ड द मोस्ट मॉइस्ट इम्प्रिंट, और जो वो गीली छाप यानी जो चूमा और उसकी गीली छाप जो उसे माथे पर लगी थी, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, वो हमारा अंतिम यानी शारीरिक कांटेक्ट था बिटवीन अस, यानी उसको ये लगा कि सबसे ज़्यादा सुखद समय जो मतलब था उसको जब उन्होंने चूमा था, तो वो एक मॉइस्ट इम्प्रेशन, जो एक गीली छाप थी, उसको अपने शारीरिक संपर्क के रूप में अंतिम मूल्यवान निशानी समझ करके उसने उसको संभाले रखा, चेरिश्ड किया, यानी उसको संभाले रखा। इस लाइन को फिर देख लीजिए, जब उन्होंने उसका माथा चूमा तो राइटर को ऐसा महसूस हुआ कि वो उसकी अंतिम निशानी है, दादी माँ की अंतिम निशानी है, जो गीली छाप उन्होंने चूमा था उसको, वो शायद उसकी अंतिम निशानी आप शारीरिक मतलब फिजिकल कांटेक्ट यानी शारीरिक संपर्क की आखिरी निशानी है, तो वो उसे काफ़ी दिन तक याद रही। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, यानी उनकी दादी माँ जीवित रही।
आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, जब मैं घर वापस आया, एंड वॉज मेट बाई हर, जब मैंने उससे मिला, एट द स्टेशन पर ही मिला। शी डिड नॉट लुक एट ए ओल्डर, वो एक भी दिन ज़्यादा ओल्डर नहीं लग रही थी, बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास शब्दों के लिए अभी भी समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, जब उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया, आई कुड हियर हर रेसिटिंग फॉर प्रेयर, तब मैं उनकी प्रेयर, जो प्रार्थना करती थी, भजन गाया करती थी मनी मन, उसको ही मैं सुन सका। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, पहले ही दिन से, मेरे पहुँचने के पहले ही दिन से, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेयर विद हर स्पैरो whom she fed longer and with my frivolous rebuke, यानी पहले ही दिन से उसके मतलब प्रसन्नता प्रदान करने वाला समय अपनी चिड़ियों के साथ, जिनको वो खिलाया करती थी, फेड लॉन्गर, अब ज़्यादा समय तक, विद फ्राइवलेस रिव्यू, फ्राइवलेस माने होता है मतलब हंसते हुए फटकारना, यानी हंसती भी जाती थी और चिड़ियों को फटकारती भी जाती थी, यानी उनकी प्रसन्नता में मतलब बढ़ोतरी हो गई। जैसे ही वो राइटर वापस आया वहाँ से पढ़ करके, उनकी दादी माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने लगी, और प्रसन्नता के साथ साथ ही वो चिड़ियों को भी मतलब हंसते हुए या मुस्कुराते हुए उनको डांटती रहती थी। इन द इवनिंग, शाम को, ए चेंज केम ओवर हर, यानी एक मतलब उसी शाम को उनमें एक अंतर आया, केम ओवर हर, परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, इसने प्रार्थना नहीं किया, अब उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन, सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और एक ड्रम का मतलब है ढोलक कहा जा गया है, तो ढोलक को इकट्ठा मतलब ढोलक से उन्होंने प्राप्त के ढोलक लाई और स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, अनेकों घंटे तक, कई घंटों तक। सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drums and sang of the home coming of warriors, वह उसी तरह ढोलक बजाती रही, गाना गाती रही, जैसे कि कोई योद्धा अपने घर वापस आता है, यानी जैसे कि योद्धा कोई घर वापस आता है तो खुशी में महिलाएं गाना गाती हैं, तो उसी प्रकार से वो दादी माँ ढोलक बजाती रही और गाना गाती रही उसके स्वागत में। किसके स्वागत में? राइटर के स्वागत में। उसको बिल्कुल बना दिया जैसे कोई सैनिक हो। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेरिंग। इसके बाद जब इतना मतलब खो गई बजाने में, तो हमें उनको रोकना पड़ा, परस्यूट करना पड़ा, मतलब उनको कहना पड़ा कि रुक जाओ, टू अवॉइड, इतना ज़्यादा तेज़ बजाना और इतना ज़्यादा एग्रेसिव होकर के काम करना या ढोलक बजाना, मैंने उनको मना किया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। मुझे अच्छी तरह याद है कि ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने अपनी प्रार्थना नहीं की। हाँ, इसके बाद देखिए आगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वाज ए माइल्ड फीवर, वो एक हल्का बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड दैट इट वुड गो, कि मतलब डॉक्टर ने कहा कि वो उतर जाएगा बुखार, ऐसी कोई बात नहीं। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग सोचे थे, डिफरेंटली। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, कि मतलब अब उनका अंत नज़दीक है। सी सेड, उन्होंने कहा, दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटिंग टू प्रे, यानी उसने कहा, उन्होंने बताया कि थोड़े समय पहले ही, यानी सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द, यानी जीवन समाप्त होने से कुछ समय पहले ही, यानी वो प्रार्थना करना क्या हो गई, भूल गई।
यानी उन्होंने प्रार्थना करना कुछ घंटे प्रार्थना करना भूल गई थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर, अब वो समय वापस मतलब समय नहीं बर्बाद करना चाहती है। मोर टॉकिंग टू अस, यानी वो उनके पास हमसे बात करने का समय नष्ट करने की फुर्सत नहीं थी। यानी कहने मतलब कि वो अब हमसे बात नहीं करना चाहती थी, अब वो सिर्फ प्रेयर करना चाहती थी। तो दादी कह रहे हैं कि अब उनका अंत नज़दीक है और वो जीवन के अंतिम समय में प्रार्थना करना भूल गई थी। और अब वो क्या कह रहे हैं कि अब हमारे पास बात करने का समय नहीं है, यानी फुर्सत नहीं है। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया उनका कि ऐसी बात मत करिए, अभी आप जीवित रहेंगे। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को मानने से इनकार कर दिया, ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, वो बिस्तर पर लेटी रही, भजन गाती रही, प्रार्थना करती रही। एंड और जो अपना काम है मतलब वो माला फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इसके पहले कि हम कुछ समझ पाते या हमें कुछ संदेह होता। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके ओंठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी जो माला थी लाइफलेस निर्जीव उंगलियों से मतलब हाथ से छूटकर गिर गई। ए पीसफुल पैलेट स्प्रेड ऑन द हर फेस, एक शांति छा गई उनके पीले चेहरे पर। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम लोग जान गए कि वो अब नहीं है, वो मर गई है, ख़त्म हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, वी लिफ्टेड हर यानी उनको हमने बिस्तर से उठाया। एज इज कस्टमरी, जैसे कि परंपरा होती है यानी रीति रिवाज के अनुसार। लेड हर ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड, श्राउड माने होता है कफन, यानी लाल कपड़े से उनको ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग माने विलाप करने के कुछ घंटों के बाद वी लेफ्ट हर एलोन, हमने उनको छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था करने के लिए। फॉर हर फ्यूनरल माने होता है अंतिम संस्कार, उनके अंतिम संस्कार करने के लिए व्यवस्था करने के लिए हमने उनको अकेले छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, हम लेकर के गए कमरे में उन्हें क्या, एक क्रूड मतलब इससे क्रूड स्ट्रक्चर माने अर्थी लेकर गए उसको क्रीमेटेड के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। द सन वाज सेटिंग, शाम के समय हो रहा है अंतिम संस्कार। द सन वाज सेटिंग, सूरज डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूरज की जो अंतिम सूर्यास्त के समय जो किरणें होती हैं लाल रंग की रोशनी उनके कमरे में और बरामदे में पहुंच रही थी। वी स्टॉप्ड हाफवे इन द कोर्टयार्ड, हम जब निकले आधा रास्ता ही तय किया था आंगन का, हम रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा, सारे बरामदा में। एंड इन हर रूम, पूरे कमरे में। राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पर वो पड़ी हुई थी वहाँ पर मृत अवस्था में। स्टिल रैप्ड इन रेड श्राउड, अभी भी वो लाल कपड़े से ढकी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, यानी बिखरी हुई अवस्था में, यानी हर जगह चिड़िया बैठी हुई, जो चिड़िया जिनको दाना खिलाती थी दादी माँ, वो बिखर मतलब इधर उधर सारी बैठी हुई थी फ्लोर पर, फर्श पर। देयर वाज नो चिरपिंग, अब वो चहचहा नहीं रही थी, आज वो चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बहुत दुख हुआ उन चिड़ियों को देख करके। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ ब्रेड ले आई, रोटियां ले आई उनके लिए। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू टू इट टू देम, और जैसे दादी माँ उनको तो रोटी के टुकड़े करके फेंक देती थी, उनको वहाँ पर दे दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने उन रोटियों के टुकड़ों पर ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother corpse off, यानी जब हम अपनी दादी माँ का
डेड बॉडी, कॉर्प्स माने होता है डेड बॉडी का शरीर को ले जा रहे थे। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो धीरे से वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले दिन जब देखा गया तो जो झाड़ू लगाने वाला था, सफाई करने वाला था, वो रोटी के टुकड़ों को उठा करके जो टुकड़े थे उनको डस्टबिन में फेंक दिया उसने। इससे ये हुआ कि मतलब उनकी दादी माँ की याद में चिड़ियों ने एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं उठाया। तो ये कहानी थी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। खुशवंत सिंह की लिखी हुई कहानी एक अच्छी कहानी थी, जिसमें उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में पूरा बताया कि कैसे उनकी दादी माँ उनका ख्याल रखती थी छोटे में। लेकिन जब वो आ गए, शहर में आ गए, तो थोड़ा सा बीच में गैप हो गया, जनरेशन गैप जिसे कहते हैं हम लोग, पीढ़ी जो जनरेशन मतलब जो एक गैप हो जाता है पीढ़ियों का, उसी तरह से इनका भी मिलना जुलना कम हुआ। लेकिन वो चाहती उनको तब भी थी, उनको स्टेशन छोड़ने गई जब जा रहे थे, जब वापस आए तो भी लिवाने के लिए स्टेशन पर गई। तो इस तरह से, और इसके बाद उन्होंने फिर भी उन्होंने मतलब उनकी सेवा की, और वो उनको लगाव था चिड़ियों से, चिड़ियों को दाना डालती थी, तो चिड़िया भी उनके साथ खेलती रहती थी, चहचहाती रहती थी। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो चिड़िया उस दिन चहचहाई नहीं, शांतिपूर्वक बैठी रही। इसके बाद बिना रोटी के टुकड़े खाए वो वापस अपने में चली गई। तो ये इस कहानी थी आपकी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। हमें उम्मीद है कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, अर्थ भी क्लियर हो गया होगा। एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत मतलब स्पष्ट रूप से अर्थ बता दिया। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को लगातार देखिए, तो इसको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इसके बाद इसका आपको एक्सप्लेन करने में और इसके क्वेश्चन आंसर तलाशने में आपको मदद मिलेगी। ये हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आगे और भी जो चैप्टर हैं उनकी आपको एक्सप्लेनेशन इसी तरह हिंदी में मिलते रहें।